नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शोषण की क्रियाविधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शोषण की क्रियाविधि। शोषण के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन होता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि शोषण अभिक्रिया के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का अंततः कार्बन डाइऑक्साइड व जल में अपघटन होता है और इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का विमोचन होता है, जिसका कुछ भाग एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है तथा शेष भाग है जो ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। तो जो ग्लूकोज है उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं की प्राप्ति होती है, साथ में एनर्जी प्राप्त होती है। यह जो आप इक्वेशन देख रहे हैं शोषण की, ये इतनी सरल नहीं है, ये एक जटिल अभिक्रिया है। शोषण क्रिया में प्रवेश से पूर्व जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे स्टार्च, सुक्रोज, गैलेक्टोज आदि सभी का घुलनशील हेक्सोज शर्कराओं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज में रूपांतरण होता है और ये घुलनशील हेक्सोज शर्कराएं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि है, ये प्रारंभिक शोषणाधार के रूप में कार्य करते हैं। वहीं प्रोटीन तथा वसा के विघटन से जो में प्राप्त उत्पाद होते हैं वो सामान्यतः शोषण के प्रारंभिक शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त न होकर के अपितु शोषण श्रृंखला में मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में या मध्यवर्ती के रूप में प्रवेश करते हैं। अब शोषण प्रक्रिया के मुख्य परिपथ। शोषण प्रक्रिया के मुख्य जो परिपथ है, दो परिपथ माने गए हैं। पहला है सामान्य परिपथ तथा दूसरा है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ। अब शोषण क्रिया का सामान्य परिपथ। इस सामान्य परिपथ की हम बात करते हैं तो सामान्य परिपथ को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, दूसरा है क्रेब्स चक्र और तीसरा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अगर ऑक्सीशोषण हो रहा है तो आपको ये सामान्य परिपथ के अंतर्गत सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड नंबर पे क्रेब्स चक्र और अंत में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये तीनों क्रमबद्ध परिपथ में है जो ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहीं अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनॉक्सीशोषण होता है तो उसके अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन ही संपन्न होगा। उस स्थिति में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है जो परिवहन तंत्र का संचालन नहीं होगा। यह ऐसे कह सकते हैं क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एनारोबिक रेस्पिरेशन में अनुपस्थित होते हैं। अब हम सामान्य परिपथ की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के शोषणों का प्रथम चरण है और इस चक्र की खोज एमडेन, मेयरहोफ तथा पार्नास ने की थी। इसलिए इन वैज्ञानिकों के सम्मान में इनके नाम के आधार पर इसे ईएमपी परिपथ भी कहते हैं या ईएमपी पथ भी कहते हैं। इस परिपथ में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तन होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु से इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंत में 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं की प्राप्ति होती है। तथा साथ ही हमें 4 हाइड्रोजन परमाणु भी प्राप्त होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस की
समस्त विक्रियाएं यहाँ पर आपको दिखा रखी है इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत, जिसमें आप सबसे पहले है जो ऊपर की तरफ ग्लूकोज देख रहे हो, बाद में विभिन्न क्रमबद्ध विक्रियाओं के फलस्वरूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन चरणबद्ध विक्रियाओं के फलस्वरूप अंत में हमें जो पायरुविक अम्ल की प्राप्ति होती है, जो अर्थात ग्लूकोज का जो एक अणु है उसे हमें पायरुविक अम्ल के 2 अणु अंत में प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की ये संपन्न होने वाली 10 से अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम ग्लाइकोलाइसिस की इन विभिन्न क्रमबद्ध विक्रियाओं को विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत चरण है वो है फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज के अणु का सबसे पहले फास्फोरिलीकरण होता है, और इस फास्फोरिलीकरण के फलस्वरूप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि एंजाइम हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में होता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रियाएं हैं जो फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अणु के फास्फोरिलीकरण के फलस्वरूप में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की प्राप्ति होती है। इस फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के फास्फोरिलीकरण में हमें 2 एटीपी अणु की आवश्यकता होती है। प्रथम एटीपी अणु हम पहले देख चुके, सबसे फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के निर्माण के दौरान प्रयुक्त होता है, जबकि दूसरा एटीपी अणु फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में रूपांतरण के फलस्वरूप प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण से निर्मित फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के निर्माण में कुल 2 एटीपी अणु का उपयोग होता है। दूसरा जो इसका चरण है वो है ग्लाइकोलाइसिस का, वो है हेक्सोज शर्करा का विघटन। हेक्सोज शर्करा के दोहरे फास्फोरिलीकरण के पश्चात इसका विघटन होता है। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन परमाणु वाले 2 यौगिक ग्लिसरीडाइड 3 फॉस्फेट तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में विघटित हो जाता है। इनमें से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट है जो फॉस्फोट्राइज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसराइड है जो इंटर कन्वर्जन प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का जो चरण है वो है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा अंततः पायरुविक अम्ल में विघटन होता है और इस चरण में कई महत्वपूर्ण अभिक्रिया सम्मिलित है। उसके अंतर्गत सबसे पहले है फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फेट। फॉस्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है।
इसके पश्चात 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनाता है। और अंतिम चरण में फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है तथा इस क्रिया में मुक्त फॉस्फेट का उपयोग एटीपी के निर्माण में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है तथा ग्लाइकोलाइसिस की विभिन्न क्रियाओं को हम पहले एक चार्ट के अंतर्गत देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा उत्पादन की। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत कुल 4 एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है, जबकि 2 एटीपी अणु हैं जो कंज्यूम होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत कुल 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। वहीं 2 NADH2 मॉलिक्यूल की प्राप्ति होती है। वायवीय श्वसन के दौरान NADH2 का प्रत्येक अणु इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र द्वारा एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण करता है। एक NADH2 अणु 3 एटीपी देता है, तो 2 NADH2 अणु से 6 एटीपी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अगर ऊर्जा प्राप्ति के रूप में हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें कुल 8 एटीपी अणुओं की प्राप्ति होती है। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस का नेट प्रॉफिट होता है। अब है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद बना है पायरुविक अम्ल, इस पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या है? पायरुविक अम्ल जो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, इसका भविष्य क्या होगा, अर्थात आगामी विघटन अथवा उपापचय ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा अनुपलब्धता पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा अनुपलब्धता के आधार पर इसको हमें जो अलग अलग परिपथों में इसकी उपापचय को समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है, आप देख रहे हैं कि एल्कोहलिक किण्वन। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहलिक किण्वन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च पादपों तथा यीस्ट में पायरुविक अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा एथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये किण्वन क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वहीं दूसरे चरण में एसिटिल्डिहाइड एल्कोहलिक
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADH2 की सहायता से एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है, साथ ही NAD की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो इसका दूसरा उपापचय पथ है वो है लैक्टिक अम्ल किण्वन। यह क्रिया भी है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में अपघटन उच्च पादपों में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है, अपितु यह क्रिया प्राणी ऊतकों तथा कुछ जीवाणुओं और कवकों में सामान्यतः पाई जाती है। इस क्रिया में हम देखते हैं कि पायरुविक अम्ल NADH2 की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल व NAD बनाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपरोक्त दोनों क्रियाएं एल्कोहलिक तथा लैक्टिक अम्ल किण्वन में पायरुविक अम्ल का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लूकोज से अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल की किण्वन के फलस्वरूप इस परिपथ में हमें केवल 2 ATP की शुद्ध प्राप्ति होती है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH2 का यहाँ उपयोग कर लिया जाता है, जबकि इस किण्वन प्रक्रिया में अंतर्गत किसी भी प्रकार की NADH2 और ATP मॉलिक्यूल की प्राप्ति नहीं होती है, उल्टा है जो NADH2 का कंज्यूम हो जाता है। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम ये कह सकते हैं कि केवल 2 ATP अणुओं की ही शुद्ध प्राप्ति होती है, जो कि हमें ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त होते हैं। अब पायरुविक अम्ल का भविष्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण देखने को मिलता है। और ये पूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। और इस संपूर्ण अभिक्रिया को अगर हम देखें तो सबसे पहले देख रहे पायरुविक अम्ल है जो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल है जो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। और ETS के अंतर्गत कार्बनिक फॉस्फेट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ADP और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें जल व ATP की प्राप्ति होती है। अमीनो अम्ल का संश्लेषण, इसके अतिरिक्त वैकल्पिक पथ के रूप में हमें पायरुविक अम्ल से अमीनो अम्ल की भी प्राप्ति होती है। पायरुविक अम्ल प्लस ग्लूटामेट से हमें एलेनिन व अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। थैंक्स।